नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सागर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी कविता की उस धारा के बारे में बात करेंगे जिसने साहित्य को महलों और दरबारे आम से निकालकर सीधे खेत खलिहानों और मजदूरों की बस्तियों तक पहुंचा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय है प्रगतिवाद। हम न केवल इसकी विचारधारा और प्रमुख कवियों को समझेंगे बल्कि इस वीडियो में विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, साहित्य की इस क्रांतिकारी यात्रा को शुरू करते हैं और प्रगतिवाद को देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई है जो छायावाद की समाप्ति काल में 1936 ईस्वी के आसपास में ही सामाजिक चेतना को लेकर आरंभ हुआ। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक पक्ष जो है मार्क्सवाद है। कौन सा है? तो मार्क्सवाद पर आधारित है प्रगतिवाद का सैद्धांतिक पक्ष। सन 1935 ईस्वी में ई एम फोस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी कि प्रगतिशील लेखक संघ, कब? तो 1935 में नामक प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो 1935 ईस्वी में ई एम फोस्टर के सभापतित्व में कहाँ पर? तो पेरिस में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ। और ये अधिवेशन किस स्तर पर है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। सन 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली। देखिए किसके प्रयत्नों से? तो सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से। कहाँ पे? तो भारतवर्ष में भी इसकी संस्था खुली और प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। तो इसका प्रथम अधिवेशन जो है 1935 ईस्वी में ई एम फोस्टर के सभापतित्व में पेरिस में हुआ था और 1936 ईस्वी में जो है प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। अब थोड़ा सा देखते हैं प्रगतिवाद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। तो बच्चन सिंह ने खड़ी बोली में प्रथम प्रगतिवादी कृति पंतकृत युगवाणी को माना है। ठीक है, प्रथम प्रगतिवादी रचना पंत की युगवाणी को किसने माना है? तो ये बच्चन सिंह ने माना है। युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वाणी कहा है। प्रश्न पूछेगा कि प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा है? तो पंत जी ने कहा है। और अपने किस रचना में कहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए युगवाणी में। अब आगे देखते हैं प्रगतिवाद की विशेषताएं। पहला देखते हैं तथ्य है कि सामाजिक यथार्थवाद है। प्रगतिवाद में सामाजिक यथार्थवाद है। उसके बाद शोषकों के प्रति घृणा, रोष एवं शोषितों का करुण गान है। और यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछता है कि प्रगतिवाद की विशेषता कौन है या कौन नहीं है। तो इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। पहला देखिए सामाजिक यथार्थवाद है प्रगतिवाद में। फिर उसके बाद शोषकों के प्रति घृणा, रोष एवं शोषितों का करुण गान भी है। क्रांति की भावना है। प्रगतिवाद में क्रांति की भावना पाई जाती है। मार्क्स का गुणगान होता है। और एक और है कि नारी के प्रति सहानुभूति किसमें दिखती है? प्रगतिवाद में नारी के प्रति सहानुभूति है। संवेदना और मुक्ति एवं उसे स्वाधीन करने का दृष्टिकोण किसमें दिखता है? तो प्रगतिवाद में दिखता है। प्रणयानुभूति है प्रगतिवाद में। जनजीवन से जुड़ी भाषा है और यथार्थ चित्रण मिलता है प्रगतिवाद में। तो मित्रों, ये था प्रगतिवाद की कुछ विशेषताएं जिनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा प्रगतिवादी कवि को देख लेते हैं, कौन कौन से मुख्य प्रगतिवादी कवि हैं। तो देखिए केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं और इनका जन्म 1911 ईस्वी में होता है और मृत्यु 2000 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान कहाँ था? तो कमासीन बादा में पड़ता है। फिर दूसरे हैं नागार्जुन और इनका भी जन्म 1911 ईस्वी में पूछता है। जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1998 ईस्वी। और जन्म स्थान कहाँ था? तो तरौनी में हुआ था जो कि दरभंगा जिला में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था? और ऑप्शन में दे देगा कि केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, अज्ञे भी रहेगा। अज्ञे का भी जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था।
और एक वो दे देगा कि इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से लगाइएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला लेखक कवि को देखते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन भी प्रगतिवादी कवि हैं और इनका जन्म जो है 1916, कहीं 1916 मिलता है तो कहीं 1915 मिलता है और मृत्यु जो है इनका 2002 में हुआ था और जन्म स्थान छगरपुर उन्नाव में। फिर हैं वासुदेव सिंह त्रिलोचन, इनका जन्म जो है 1917 ईस्वी में, मृत्यु जो है 2007 ईस्वी में चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में हुआ था। रांगे राघव हैं, इनका जन्म 1923 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1962 ईस्वी में हुआ था और जन्म कहाँ हुआ था, स्थान तो आगरा में। गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, इनका भी जन्म जो है 1917 में हुआ था और मृत्यु 1964 ईस्वी में और जन्म स्थान मुरैना ग्वालियर में है। और आइए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा नागार्जुन के विषय में हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं। तो जो नागार्जुन के पिता हैं ये गोकुल मिश्र हैं, इनकी माता उमा देवी हैं और पत्नी अपराजिता हैं। अब आप लोग बताइएगा कि अपराजिता किसका जो है रचना है, उसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। वास्तविक नाम इनका जो है वैद्यनाथ मिश्र था। वैद्यनाथ मिश्र हिंदी में नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। तो देखिए हिंदी में जो है नागार्जुन नाम से और मैथिली में यात्री उपनाम से ये रचनाएं करते थे नागार्जुन। नागार्जुन मैथिली भाषा से काव्य जीवन की शुरुआत करते हैं और मैथिली गीत संग्रह पत्रहीन नग्न गांच पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। देखिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो 1968 ईस्वी में। किस रचना पर, तो पत्रहीन नग्न गांच। और ये रचना किस भाषा में है, तो मैथिली भाषा में है। यहाँ से कई प्रश्न आपका निकल कर आएगा और आप लोग ये बताने का कोशिश कीजिएगा कि 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था हिंदी में। और इसका जो है आप लोग उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं आप लोग जो है मेरी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं। नागार्जुन को राहु सांकृत्यायन ने बौद्ध भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाने के लिए श्रीलंका आमंत्रित किया। देखिए नागार्जुन को किसने, राहु सांकृत्यायन ने बौद्ध भिक्षुओं को संस्कृत पढ़ाने के लिए कहाँ पे आमंत्रित किया, तो श्रीलंका में। वहीं पर जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर अपना नाम नागार्जुन रखा। नागार्जुन की पहली हिंदी कविता जो है ये राम के प्रति 1935 ईस्वी में विश्व बंधु लाहौर से प्रकाशित होती थी ये पत्रिका, उसी में जो है प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि नागार्जुन की पहली कविता कौन थी, तो वो थी राम के प्रति। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में। और इसका जो राम के प्रति है इसका प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, तो विश्व बंधु पत्रिका में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी कविताओं को, इनकी यानी नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी है, तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। रामविलास शर्मा ने इन्हें यानी नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा है। प्रश्न पूछेगा कि आधुनिक कबीर किसको कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए नागार्जुन को। किसने कहा है आधुनिक कबीर, तो रामविलास शर्मा ने। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। शलाका पुरुष किसका, प्रगतिवाद का। आइए दोस्तों यहाँ पे नागार्जुन की प्रमुख कृतियों को एक नज़र में देख लेते हैं। इनका एक युग धारा है 1953 ईस्वी का, खून और शोले 1955 ईस्वी का है, प्रेत का बयान 1957 का है, सतरंगी पंखों वाली 1959 ईस्वी का है, प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी का है, अब तो बंद करो हे देवी 1971 ईस्वी का है, तालाब की मछलियाँ 1974 ईस्वी का है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने यह 1980 ईस्वी का है। 1980 ईस्वी में ही इनका एक और है तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाले ये 1981 ईस्वी में है, पुरानी जूतियों का कोरस ये 1983 ईस्वी का है, रत्न गर्भा देखिए इनका फेमस है, ये 1984 ईस्वी का है, ऐसा भी हम क्या ऐसा भी तुम क्या ये 1985 ईस्वी का है, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने ये भी नागार्जुन का ही है, 1986 ईस्वी का है, आए दिन बाहर के है बादल को घिरते देखा, ये जो बादल को घिरते देखा है ये नागार्जुन की लंबी कविता है। इनकी और भी कविता है सिंदूर तिलकित भाल, हरिजन गाथा भी इनकी लंबी कविता है, अकाल और उसके बाद, पछाड़ दिया मेरे आस्तिक ने, पावस तुम्हें प्रणाम, भूल जाओ पुराने सपने,
ये सभी नागार्जुन की कविता थी। अब आइए थोड़ा सा संक्षेप में ही हम लोग केदारनाथ अग्रवाल को भी देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में और मृत्यु 2000 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता घसीटो देवी हैं और पिता जो हैं वो हनुमान प्रसाद हैं और इनकी पत्नी पार्वती है और इनका जो उपनाम था वो बालेंदु उपनाम है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी आंदोलन के कलात्मक कवि हैं। इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है। अग्रवाल जी ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद जो है देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को देख लेते हैं तो इनका है युग की गंगा। युग धारा देखिए हम लोग नागार्जुन का पढ़े थे और यहाँ है युग की गंगा, ये केदारनाथ अग्रवाल का है और यह इनका प्रथम संग्रह है और 1947 ईस्वी का है। नींद के बादल, ये भी 1947 ईस्वी का है। लोक और आलोक 1957 ईस्वी। फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 और इस पर इनको जो है सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला था, फूल नहीं रंग बोलते हैं पर। फिर है आग का आईना 1970 ईस्वी में। गुल मेहंदी 1978 में है। पंख और पतवार 1979 ईस्वी में है। बम्बई का रक्त स्नान 1981 ईस्वी का है। हे मेरे तुम, ये भी 1981 ईस्वी की रचना है। मार प्यार की थापे 1981 ईस्वी की है। अपूर्वा 1984 ईस्वी का है और इसी अपूर्वा पर जो है इनको 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। एक इनका है जामुंजल तुम 1984 का है। बोले बोल अबोल 1985 का है। सिलाएं तोड़ते हैं 1985। आत्मगंध 1988 का है। अनहारी हरियाली 1990 ईस्वी का है। खुली आंखें खुले डैने 1993 का है। पुष्पदीप 1994 ईस्वी का है और बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 ईस्वी का है। खुजराहों के मंदिर भी है इनकी। एक बसंती हवा कविता है। माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है, यह भी जो है केदारनाथ अग्रवाल का कविता है। तो ये सभी थे केदारनाथ अग्रवाल की कविता जो हम लोग जो है देख लिए अच्छे से। और आइए यहाँ पे श्रीमंगल सिंह सुमन की भी रचनाओं को देख लेते हैं। इनका हिल्लोल है 1939 ईस्वी। जीवन के गान 1941 ईस्वी और जो हिल्लोल है ये श्रीमंगल सिंह सुमन का प्रथम गीत संग्रह है। युग का मोल 1945 ईस्वी। प्रलय सृजन है 1944 ईस्वी। विश्वास बढ़ता ही गया 1955 का है। पर आंखें नहीं भरी 1956। विंध्य हिमालय 1966। माटी की बारात 1972 का है और इसी पर जो है इनको साहित्य अकादमी 1974 ईस्वी में मिला था। 72 की रचना है और 74 में ज्ञान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बाणी की व्यथा 1980 का है। कटे अंगूठे की वंदनवार 1991 ईस्वी का है। गुनिया का यौवन है। कलकत्ते का अकाल है। चल रही है कुदाल, ये सभी जो है श्रीमंगल सिंह सुमन का है। जल रहे हैं द्वीप जलती है जवानी, तो ये सभी हम लोग एक सरसरी निगाह में श्रीमंगल सिंह सुमन की रचनाओं को देख लिए। आगे चलिए बढ़ते हैं। ये है शमशेर बहादुर सिंह। इनका भी संक्षेप में हम लोग परिचय देखते हैं। तो इनके पिता जो थे ये बाबू तारीफ सिंह है। शमशेर बहादुर सिंह के पिता बाबू तारीफ सिंह, इनका वास्तविक नाम कुलदीप सिंह है और आदर्श कवि इनके निराला जी हैं। इनकी उपाधि देखिए, इनको बात का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है और मुर्स का कवि भी कहते हैं। किसको? शमशेर बहादुर सिंह को। इनका देखिए, इन्होंने पंत की रूपाफ पत्रिका से अपनी यात्रा साहित्य शुरू की। बनारस से कहानी। इन्होंने मुंबई से नया साहित्य पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और इलाहाबाद से नया पथ का। शमशेर प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। मुक्तिबोध देखिए इनको क्या कहे हैं। मुक्तिबोध कहे हैं कि शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार की है। शमशेर खुद कहते हैं कि मैं उर्दू और हिंदी का दो आब हूँ। इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो ये कुछ कविताएं करते हैं 59 में, कुछ और कविताएं 61 में, चुका भी हूँ नहीं मैं 75 में और इस पर इनको 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इतने अपने पास 1980 में उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, यह भी 1980 का है। बात बोलेगी 1981। काल तुमसे होड़ है मेरी 1988। कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995। शकुन की तलाश, ये 1998 की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह त्रिलोचन को देखते हैं। तो इनका उपनाम है त्रिलोचन।
काव्य नाम है त्रिलोचन शास्त्री। इनकी उपाधि को देखते हैं तो अवधि का अर्धान कहा जाता है, सानेट का कवि और जनपदीय कवि भी कहते हैं इनको। अब आइए इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। धरती जो है 1945 का है और इनका प्रथम संग्रह है। गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी का है। दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980 का है और इस पर जो है 1981 ईस्वी में साहित्य अकादमी मिला है। किस पे? तो ताप के ताए हुए दिन पर। शब्द ये 1980 ईस्वी का है। उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी। अर्धान 1984 का है। तुम्हें सौंपता हूँ 1985। अन कहने भी कुछ कहनी है 1986 का है। सबका अपना आकाश 1987 का है। अमोला 1990 का है और ये जो अमोला है वो अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें जो है 2712वें छंद संग्रहित है। नेवला है ये इनकी लंबी कविता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध को। तो इनका जन्म 1917 और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुआ था। मुक्तिबोध का महत्व फैंटेसी शिल्प के कारण है। फैंटेसी का अर्थ है स्वप्न चित्र। यही कभी कभी प्रश्न पूछ देता है फैंटेसी का अर्थ, तो इसका सही हो जाएगा स्वप्न चित्र। मुक्तिबोध ने फैंटेसी शिल्प के माध्यम से आज़ादी के बाद के भारत की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की, जिसके कारण इनकी रचनाओं को आज़ाद भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 ईस्वी का है और इस संग्रह में निम्न कविताएं संकलित है। देखते हैं कौन कौन सी कविताएं संकलित है। भूल गलती है, ब्रह्म राक्षस है, ये लंबी कविता है। अंधेरे में भी लंबी कविता है। दिमाग गुहा अंधकार का ओरांग उटांग है। लकड़ी का बना रावण है। चकमक की चिंगारियां है और अंतःकरण का आयतन भी है। चंबल की घाटी है। तो ये सभी थे जो है अंधेरे, चांद का मुंह टेढ़ा में, ये सब संकलित थे। अब देखते हैं भूरी भूरी खाक धूल, ये 1980 ईस्वी में है और इस संग्रह में कौन कौन सी कविताएं संकलित है। तो इसमें कंचन रेखा है, इस चौड़े ऊंचे टीले पर है, एक अंतर कथा है जो कि लंबी कथा है, कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, यह भी लंबी कविता है। अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन जो है कल्पना में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से जो है प्रकाशित हुआ था। देखिए अंधेरे में इसका पहला प्रकाशन कल्पना पत्रिका में कब होता है? तो 1964 ईस्वी में होता है। किस नाम से? आशंका के द्वीप अंधेरे में। फिर बाद में जो है सिर्फ अंधेरे बच गया, आशंका के द्वीप हटा दिया गया। प्रभाकर माचवे ने मुक्तिबोध की कविता को लावा कहा है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में देखने को भी मिला है कि जो है मुक्तिबोध की कविता को लावा किसने कहा है? तो प्रभाकर माचवे। रामविलास शर्मा मुक्तिबोध की कविता को आरक्षित जीवन की कविता कहा है। तो वहीं नामवर सिंह जी ने कहे हैं कि मुक्तिबोध का काव्य निषेध का निषेध है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहे हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां दिया है, उसको भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियों को देखेंगे। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा। तो ये रहा केदारनाथ अग्रवाल का। अगला है कि माझी न बजाओ बंसी, मेरा प्रण टूटता है, मेरा प्रण टूटता है, जैसे तन टूटता है। आज का लेखन आग के अंगूठे का, क्रांतिकार कतार का बंदूक मार लेखन है। कैसा है? बंदूक मार लेखन है। आगे हम लोग नागार्जुन की महत्वपूर्ण पंक्तियों को पढ़ेंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। दूसरा है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से, अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। आगे है कि घून खाए सह तीरों पर, 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे। चौथा है कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा। तो ये सब थे नागार्जुन का। अब त्रिलोचन की पंक्तियों को, एक ही पंक्तियां हैं त्रिलोचन का। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। आगे रघुवीर सहाय का भी एक ही पंक्ति देखने को मिला है यहाँ पे कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। फिर है शमशेर बहादुर सिंह। तो इनकी है कि चुका भी हूँ मैं नहीं, कहा किया मैंने प्रेम अभी, जब करूँगा प्रेम पिघल उठेंगे, युगों के भूधर उफन उठेंगे 7 सागर, किंतु मैं हूँ मौन आज। तो ये थे
क्या कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह का। अगला है इनका दूसरा पंक्ति है कि बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेंगी बात ही। तीसरा पंक्ति है कि हाँ तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। घिर गया है समय का रथ कहीं ललिता लालिता से मढ़ गया है राग। घिर गया है समय का रथ कहीं लालिता से मढ़ गया है राग। तो ये सब जो है इनकी थी, शमशेर बहादुर की थी। अब मुक्तिबोध की पंक्तियों को देखते हैं। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन। दूसरा है कि बहुत बहुत ज्यादा लिया दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। आगे मुक्तिबोध जी कह रहे हैं कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। फिर है कि कविता में कहने की आदत नहीं है पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता। तो ये सब हम लोग कुछ कुछ मेन जो है पंक्तियों को भी पढ़ लिए। आगे आइए देखते हैं, दिनकर जी को भी देख लेते हैं यहीं पे। इनको क्यों हम लोग छोड़े जब सबको देख लिए तो ये दिनकर जी हैं। इनका जन्म जो है 1908 ईस्वी में होता है। और कहाँ पे, तो बेगूसराय बिहार में, ठीक है। और इनकी जो है मृत्यु 1974 ईस्वी में होती है। अब इनके इनके जो पिता हैं वो बाबू रवि सिंह है और माता मनरूप देवी हैं। इनकी रचना रेणुका है 1935 की, हुंकार 1939 की है, रसवंती 1940 ईस्वी की है, और एक है इंद्रगीत, ये जो है 1940 ईस्वी की है इंद्रगीत। और यहाँ पे देखिए इनका दिया है कि काव्य संग्रह उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। किसके लिए, तो उर्वशी के लिए। 1959 ईस्वी में पद्म भूषण भी इनको मिला था। और फिर जो है 1959 ईस्वी में ही इनको साहित्य अकादमी भी मिला था। दिनकर को समय का सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। इनकी रचना है, एक है कुरुक्षेत्र 1946 का है, सामधेनी है 1947 का, दिल्ली 1954 का है, उर्वशी 1961 का है, परशुराम की प्रतीक्षा है, ये 1900 जो है 63 का है, परशुराम की प्रतीक्षा। एक है आत्मा की आंखें से 1964 में, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू हैं, इतिहास के आंसू। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर का। अब इनका भी पंक्तियां देख लेते हैं। अनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। अगला है कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजक मोह स्मृति के पार। अगला है रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर पर, हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवार। श्वानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। तो ये सभी दिनकर की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है प्रगतिवाद से, इसको देख लेते हैं एक नज़र में, और इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आज का कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। ये पंक्ति किसकी है, तो जन कवि। पहले तो ये देख लीजिए उपाधि एक है, जन कवि किसको कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। इस पंक्तियों को हम यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, तो ये नागार्जुन की पंक्ति है। नागार्जुन का काव्य संग्रह नहीं है, तो युग की गंगा नहीं है। अब बताइएगा कि युग की गंगा है किसकी, तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। ये बहुत बारीक सा अंतर है, युग की गंगा और युग की धारा। जो युग की धारा रहेगा तो नागार्जुन का रहेगा, युग की गंगा है तो केदारनाथ अग्रवाल का है। वह साहित्यकार जिसने प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किया। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है दोस्तों। ये जो है 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये है मुक्तिबोध। तुम्हें सौंपता हूँ, ये काव्य रचना त्रिलोचन का है। वह तत्व जो मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है, तो ये है यांत्रिक भौतिकवाद। प्रश्न है कि नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता कौन है, बहुत ही अच्छी कविता है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर रस भरे, कैसे तो है अच्छे से याद नहीं है, विस्मृत हो रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी ये कविता है। तो ये केदारनाथ अग्रवाल का है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। प्रस्तुत पंक्ति में निहित इन दो बेटियों का वर्णन जो है
किस दो नदियों के संदर्भ में किया गया है? तो यहाँ पे देखिएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में कहा गया है। अगला प्रश्न है कि मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा कौन सी है? तो वो प्रगतिवाद है। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम, जैसा कि हम लोग अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं इनको, तो इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। प्रश्न है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल कब से माना है? तो सन 1936 ईस्वी से माना है। वह रचना जिसमें कामाध्यात्म की समस्या उठाई गई है तो ये उर्वशी है। और एक उर्वशी मिलती है जयशंकर प्रसाद की, जो कि चंपू काव्य है। और ये उर्वशी जो रामधारी सिंह दिनकर का है, इसमें कामाध्यात्म की समस्या को उठाया गया है। फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह किसका है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल का है। ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए ताकि किसी भी परीक्षा में पूछे तो गलतियां ना हो आपसे। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे कहा गया? तो उसे नई कविता कहा गया। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। क्या खूब कहे हैं धूमिल जी कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। तो ये जो है रचना, ये पंक्तियां जो हैं धूमिल की रचना से है। वह प्रगतिवादी कवि जिसने सीता पर खंड काव्य लिखा, देखिए सीता पर खंड काव्य लिखा, तो वो है नागार्जुन जी। प्रश्न है कि प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से थी, तो ये प्रगतिशील। प्रश्न है कि प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चरित्र को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में कह रहा है कि प्रगतिवाद में, हम लोग इसकी विशेषता भी पढ़े थे, प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चरित्र को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में जो है मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को जो है प्रधानता दी गई। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया, किसको माना गया? जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ये भारत की बात कर रहा है, तो ये सन 1936 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार मिटेगा। देखिए कह रहे हैं कि मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। यह कथन नागार्जुन का है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है किससे? तो कार्ल मार्क्स से मिली है। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ तो 1936 ईस्वी से आरंभ होता है प्रगतिवाद का। अगला प्रश्न है, बसंती हवा कविता के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल हैं। राम कथा पर आधारित काव्य जो है भूमिजा नागार्जुन ने लिखा है। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो त्रिलोचन शास्त्री ने किया था। नागार्जुन की रचनाओं में से वह रचना जो खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई, देखिए नहीं लिखी गई, तो वो थी पत्रहीन नग्नगाछ, जो कि यह पुरस्कृत रचना भी है। इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी नागार्जुन को मिला था। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? तो उस धारा को प्रगतिवाद कहा जाता है। नागार्जुन की लिखी रचना कौन सी है? तो प्यासी पथराई आंखें हैं। प्रगतिवाद का आधार है तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आधार है इसका। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार जो है केदारनाथ अग्रवाल हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की किस स्तर की संस्था है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, तो ये त्रिलोचन का है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन थे? तो वो नागार्जुन थे। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? तो ये प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद के अंतर्गत अमान्य विचार कौन सा है? तो उसमें रूपवाद अमान्य है। युग धारा, देखिए ये मिल गया। युग धारा किसका है? तो नागार्जुन का है। युग की गंगा किसका है? तो केदारनाथ अग्रवाल का है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, ये केदारनाथ अग्रवाल की है। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। हरिजन गाथा किसकी है? तो ये नागार्जुन की है। प्रगतिवाद एक काव्य सृष्टि है, तो ये वर्ग चेतना प्रधान है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है? तो उस काव्यधारा को प्रगतिवाद कहा जाता है।
प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो ये नागार्जुन जी जो हैं ये प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही? तो ये प्रगतिवाद युग की कविता में इसकी प्रमुख प्रवृत्ति रही। आग और राग का कवि किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये इसको दिनकर को कहा जाता है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है साम्यवाद। देखिए प्रगतिवाद में वो अभी पढ़े थे कि कौन नहीं रहता है, तो रूपवाद, और ये दार्शनिक आधार है तो साम्यवाद का है। वह कवि जिसको मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है तो वो है केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा, देखिए युग की धारा और युग की गंगा दोनों मिल गया, तो युग की गंगा जो है केदारनाथ अग्रवाल की है। तो दोस्तों ये थे प्रगतिवाद से कुछ प्रश्न जो हमारे विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करिएगा, और क्या पता कि इनमें से कोई एकाध प्रश्न जो है हमारी परीक्षाओं में देखने को मिल जाए। तो यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस हम लोग यहीं तक देखेंगे, और इसके आगे के वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर मिलेंगे और अच्छे से उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।